गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीट हिंदी भाषा सेकेंड जिन्होंने ली है उसके कुछ टॉपिक है काव्य सौंदर्य, जिसके अंतर्गत हम भाव सौंदर्य को पढ़ चुके हैं, विचार सौंदर्य को पढ़ चुके हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके निश्चित बनेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और आगे भाव सौंदर्य और विचार सौंदर्य से एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन शिल्प सौंदर्य से बनेगा, 1 से 2 भी शिल्प सौंदर्य से बन सकते हैं और एक नाच सौंदर्य से क्वेश्चन बनेगा। ऐसे करके आपके कुल इस यूनिट से 5 प्रश्न बनेंगे। तो 2 टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, 2 नंबर का क्लियर हो चुका है। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आपके 4 नंबर का ये पक्का हो जाएगा। फिर एक टॉपिक बचेगा जो आपके इस यूनिट से जो 5 प्रश्न आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं शिल्प सौंदर्य। शिल्प होता क्या है? ठीक है, तो शिल्प का अर्थ होता है बनावट। जैसे कारीगर है, वो मकान को बनाता है तो उसमें ईंट चूना पत्थर सभी चीजें डालता है और उसके बाद एक अच्छा सुंदर मकान बनता है ना। तो क्या हुआ? बनावट हुआ। उसी प्रकार काव्य जो होता है, काव्य में शब्दों की, जो हमारे शब्द है उसकी सुंदर अभिव्यंजना जो की जाती है वही शिल्प सौंदर्य कहलाता है। काव्य में शब्दों की सुंदर अभिव्यंजना। अब शब्दों की सुंदर अभिव्यंजना किसके द्वारा की जाती है, कैसे की जाती है, तो आइए इसको अपन आगे समझते हैं। देखो, शिल्प सौंदर्य का अगर विस्तृत अर्थ हम जाने तो किसी रचना में, चाहे वह गद्य में हो या पद्य में, ये एक मात्रा है में गद्य में हो चाहे पद्य में, उसकी शब्दावली कितनी सुंदर है, उसकी वाक्य रचना में क्या खूबसूरती है, रचनाकार के वर्णन करने के तरीके में अलंकार बिंबों का कैसा प्रयोग किया गया है, ये सब देखा जाता है शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत। यानी शिल्प सौंदर्य का मेन अर्थ निकाले तो शब्दों की सुंदर संरचना, शब्दों की सुंदर संरचना कैसे की जाए, किस प्रकार की जाए तो काव्य को हम सुंदर बना सकते हैं। जिस प्रकार एक महिला है वो अपने सौंदर्य प्रसाधन के संसाधनों के द्वारा, विभिन्न अलंकरणों के द्वारा सजती है, संवरती है, तो वो बहुत ही सुंदर दिखती है। उसी प्रकार काव्य के अंतर्गत हम शब्दों के में ऐसा समावेश करें, जैसे उसमें छंद डाल दे, अलंकार डाल दे, उसमें गुण डाल दे, उसमें रीति रस, इन सब का प्रयोग अगर भाषा में हम कर दे तो वह काव्य के एक अलंकरण होते हैं और काव्य को सुंदर बनाते हैं। जैसे आप देखिए, भाषा में क्या क्या जाएंगी? गुण, रीति, अलंकार, छंद, बिंब आदि का प्रयोग काव्य में करने पर काव्य या कविता सुंदर बन जाती है। यही शिल्प सौंदर्य होता है। ये काव्य के एक अलंकरण है, काव्य के सौंदर्य के साधन है। इसके द्वारा, इसका प्रयोग करने से ही काव्य अत्यधिक सुंदर बन जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होता होगा, ये गुण क्या है, ये रीति क्या होती है, अलंकार क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, बिंब क्या होते हैं? तो बिंब तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। भाषा का वीडियो देखोगे उसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत अच्छे से बिंब को समझाया है। यहाँ पर हम 4 टॉपिक को पढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत। सबसे पहले भाषा के गुण को पढ़ेंगे, रीति को पढ़ेंगे, अलंकार को पढ़ेंगे और छंद को पढ़ेंगे। तो हम एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे तो ही आपका शिल्प सौंदर्य कंप्लीट होगा। शिल्प सौंदर्य का ध्यान रखना, आपके भाषा की शब्दावली को सुंदर बनाना। और शब्दावली को सुंदर किसके द्वारा बनाया जाता है? विभिन्न अलंकरणों के द्वारा। तो यहाँ पर भाषा के विभिन्न अलंकरण क्या हुए? गुण हुआ, रीति हुए, अलंकार, छंद, बिंब, रस, ये आदि चीजें जो है वो भाषा के अलंकरण हुए। रस को हम भाव सौंदर्य के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। बिंब को मैंने आपको अलग से वीडियो पूरा बना के पढ़ा रखा है। यहाँ पर हम इन चारों चीजों को पढ़ेंगे तो हमारा शिल्प सौंदर्य कंप्लीट होगा। आपके पुराने रीड के पेपर को अगर आप खोल के देखें तो एक गुण का क्वेश्चन आया है कि एक पंक्ति दे दी है, कविता की पंक्ति दी है और पूछा गया है कि भाषा का कौन सा गुण इसमें समाहित है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कि गुण क्या है। आइए उसको अच्छे से समझते हैं गुणों को। ऐसे गुण, ये जो रीति है, आपका अलंकार है, छंद बहुत विस्तृत है। अपने को बहुत डीप नहीं जाना है, अपने को
साहित्य का बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों को करना पड़ता है, जिसकी हिंदी सब्जेक्ट होती है। रीड के हिसाब से मोटे तौर पर आपको मैं सरल भाषा में समझा दूंगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भाषा के गुण। ठीक है, तो आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। कितने काव्य गुणों की संख्या 3। हम यहाँ पर तीनों गुणों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रसाद गुण। पहला गुण हमारा प्रसाद गुण। जहाँ जब कोई काव्य रचना आस्वादन के साथ ही सहज भाव से हृदयंगम हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। ये साहित्य की शब्दावली है, आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो अपन ये कहते हैं कि कविता को पढ़कर हम उस कविता के भावों को, अर्थ को आसानी से सरल शब्दावली में पढ़ समझ ले, वहाँ होता है प्रसाद गुण। यानी कविता को पढ़ते ही समझ में आ जाए, कविता में कोई क्लिष्ट शब्द नहीं हो, सरल शब्दावली का प्रयोग हो और पढ़ते ही हम आसानी से उसके अर्थों को समझ लेते हैं, तो वहाँ पर होता है प्रसाद गुण। ठीक है, देखो क्या क्या चीज है उसकी करने के लिए। सहज समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग, सरल शब्दावली होती है, आसानी से पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाता है, वहां पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण वाली रचना में पांचाली रीति का, यहाँ रीति है, पांचाली रीति का प्रयोग होता है। जब रीति पढ़ाऊंगी मैं आपको बताऊंगी, जहां पर पांचाली रीति होगी प्रसाद गुण होगा, जहां पर प्रसाद गुण होगा पांचाली रीति होगी। अगर रीति का क्वेश्चन आता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि सरल शब्दावली जहां पर होती है वहाँ पांचाली रीति होती है, कविता की सरल शब्दावली जहाँ पर होती है वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। और रसों में जो शांत रस की कविता होती है या करुण रस की कविता होती है, वहाँ पर भी प्रसाद गुण निहित होता है। प्रसाद गुण ध्यान रखना है, सरल शब्दावली आसानी से कविता को पढ़ते ही हम समझ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। देखो जैसे उदाहरण के रूप में देखो, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये कविता है जहाँ पर मातृभूमि के ऊपर वर्णन किया गया है। अब पढ़ते ही अपने को समझ में आ गया कि कवि क्या कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, एक फूल है, वो अपनी बात कह रहा है यहाँ पर कि मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना, कि जहाँ पर जो सैनिक है वो उस रास्ते से गुजरे वहाँ पर मुझे फेंक देना, ताकि वो उस पद पर मुझे कुचलते हुए आगे बढ़े। तो सरल शब्दावली थी। जैसे देखो, जिसका न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नीरा है और मृतक समान है। देखो कि वो क्या कह रहा है कि जिसको अपने देश पर अभिमान नहीं है, अपने देश पर गौरव नहीं है, वह क्या है, एक पशु के समान है, मृतक के समान है। ऐसे हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। तो ऐसी सरल शब्दावली, इसमें कुछ भी शब्द ऐसा कठिन नहीं है, हम आसानी से इसके अर्थों को समझ सकते हैं, तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कविता की पंक्तियां देकर कि ये कविता की 2 पंक्तियां दे देगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा गुण निहित है, प्रसाद गुण, औज गुण, तीसरा दे देगा आपको प्रसाद गुण, औज गुण और माधुर्य गुण। 3 गुण दे देगा और उपयुक्त तो सभी दे देगा। आपको पता करना है कि सरल शब्दावली है तो प्रसाद गुण है। ऐसा ही प्रश्न आया है पुराने में, उसमें उत्तर था औज गुण। ठीक है, अब दूसरा गुण अपन पढ़ते हैं, औज गुण। किसी नाटक को देखने या रचना के आस्वादन से मन में वीरता, शौर्य एवं उत्साह के भाव प्रकट हो उठे। किसी नाटक या किसी कविता, यहाँ पर अपने नाटक वाटक आएगा नहीं, सिर्फ कविता ही आएगी, तो कविता को पढ़कर हमें शौर्य, वीरता का एहसास हो, तो वहां पर ओज गुण होता है। ओज गुण मतलब किसी युद्ध का वर्णन हो, किसी वीरांगना का वर्णन हो, किसी देश के स्वाभिमान का वर्णन हो, ऐसी जो कविता होती है जिसको पढ़ते ही हमें वीरता, जिसमें वीरता का वर्णन हो, जैसे महाराणा प्रताप की कविता है, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कविता है, उसको पढ़ते ही खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह की कविताएं जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें पढ़ते ही हमारे देश मन में एक शौर्य का भाव उत्पन्न होता है, वीरता का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर ओज गुण होता है। उसमें कर्कश वर्ण की आवृत्ति होती है, क ठ ड ढ ऐसे वर्णों की बार बार उसमें आवृत्ति होती है। लंबे समासिक पदों का प्रयोग होता है, यानी लंबे लंबे पद होते हैं उसमें, है ना। ओज गुण वाली रचना में गोड़ी रीति, जब रीति पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आपको, गोड़ी रीति का प्रयोग होता है। आप गोड़ी रीति जहाँ होती है वहाँ ओज गुण होता है, ओज गुण जहाँ होता है वहाँ गोड़ी रीति होती है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, रसों में वीर, रौद्र, विभत्स एवं भयानक प्रमुख होते हैं।
ये जो कविता होती है उसमें रौद्र रस होगा, विभत्स रस होगा, भयानक रस होगा, ऐसे रस वाली जो कविता होती है वो हमेशा ओज गुण से परिपूर्ण होती है। देखो उदाहरण, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अब इसको पढ़ते ही हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, हमारे मन में एक देश की वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है, देश के प्रति बलिदान का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर अपने आप ही हम कर देंगे वो जो गुण है, यहाँ पर हमें वीरता का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसे ही अगर हम बोलते खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो हमें वीरता का भाव प्रकट होगा। तो ऐसी जो कविता होती है वो ओज गुण से परिपूर्ण होती है। आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसमें वीरता का भाव है, यहाँ पर हमारा ओज गुण है। क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हम क्या है, अगर वीरता का भाव है तो हमारे पढ़ते ही हमको पता चलेगा कि इसमें ओज गुण है। तो प्रसाद गुण, जहाँ कोई कठिन शब्दावली नहीं होगी, हम आसानी से उसको समझ पाएंगे, वहाँ प्रसाद गुण होगा। दूसरा ओज गुण, जिसको पढ़कर हमारे मन में वीरता का भाव प्रकट हो, वहां पर ओज गुण होगा। जो कविता रौद्र रस से संबंधित हो सकती है, विभत्स रस से संबंधित हो सकती है, भयानक हो सकती है, शब्दावली जैसे भूषण की कविता आ जाए, है ना, तो शब्दावली कठिन हो सकती है। तो ऐसी जो कविताएं होती है वह आपके ओज गुण से परिपूर्ण होती है। और तीसरा गुण हमारा बचता है माधुर्य गुण। जिस काव्य से हृदय रोमांचित हो, आनंद से द्रवित हो जाए, माधुर्य गुण होता है। जिस काव्य को पढ़ने से हम प्रसन्न हो उठे, आनंद से परिपूर्ण हो जाए, वहां माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण की पहचान वाले होता है कि च, छ, प, ण, न, म वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ऐसे वर्णों की आवृत्ति जहां पर बार बार हो, वहां पर माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण वाली रचना में वैदर्भी रीति, देखो रीति भी साथ में बता रही हूँ मैं, जहां वैदर्भी रीति होगी माधुर्य गुण होगा, जहां गौड़ी रीति होगी ओज गुण होगा, मैंने बार बार बताया। और जहां पर रसों में श्रृंगार रस, हास्य रस और वात्सल्य रसों का प्रयोग होगा, वहां पर ये श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये बीच में एक डंडा वो नहीं आता है। श्रृंगार रस, हास्य रस और वात्सल्य रसों का जहां पर प्रयोग होता है, वहां पर माधुर्य गुण होता है। आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा श्रृंगार रस की कविता, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा हास्य रस की कविता, वात्सल्य है ना रस की कविता है। जसोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे डुलरावे, वो वाली कविता है वात्सल्य रस से, तो उसमें कौन सा होगा, माधुर्य गुण होगा। उदाहरण, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरेगी, ओड़ी पीताम्बर लय लकुटिया बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। यहाँ पर कृष्ण जी का वर्णन किया गया है कि जिसके सिर पर मोर पखा है ना, तो उस तरह से पीताम्बर पेड़ रखा है, बालों के संग घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर माधुर्य गुण है। ऐसे कोई श्रृंगार रस है, भले चाहे वियोग श्रृंगार है, चाहे संयोग श्रृंगार का वर्णन है, जहाँ अभी मैंने आपको जशोदा हरी पालने झुलावे, इस प्रकार की जो कविताएं होती है तो वो हमारे माधुर्य गुण से परिपूर्ण होती है। अब आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि हमें जो सरल शब्दावली होती है प्रसाद गुण, जो ओज पूर्ण कविता होती है तो वह ओज गुण, जिसे माधुर्य का भाव होता है, श्रृंगार रस हो, चाहे वात्सल्य रस हो, चाहे जिसमें वियोग श्रृंगार हो, हास्य रस की कविता होती है, वह माधुर्य गुण उत्पन्न करती है। पहचान आपको देखना है, च, छ, प, ण, न, म की शब्दावली बार बार आएगी। देखो म आ रही है, प आ रहा है ना, ऐसे बहुत सारी जगह ऐसे म, ठीक है, र, प, देखो बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ऐसे हम इसमें माधुर्य गुण को ढूंढ सकते हैं। रस को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर यह माधुर्य गुण है। बहुत सरल है, 3 गुणों को ध्यान रखना है, प्रसाद, ओज और माधुर्य। सरल शब्दावली प्रसाद, वीरता से युक्त कविता ओज, जहाँ पर श्रृंगार रस से संबंधित, हास्य रस से संबंधित या वात्सल्य रस से संबंधित कविता होगी, जिसको पढ़ते ही हमारा मन द्रवित हो जाए, खुश हो जाए, आह्लादित हो जाए, तो वहां पर हमारा क्या होगा, माधुर्य गुण होगा। तो आज सिर्फ मैं आपको गुण बता रही हूँ शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत। पहले मैंने आपको बताया शिल्प सौंदर्य है क्या, शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत क्या क्या चीज हमें पढ़नी है, उसका एक भाग आज हमने पढ़ लिया है, गुण। कल हम पढ़ेंगे रीति, अलंकार और छंद, ठीक।
ठीक है। एक एक करके रोज वीडियो डालूंगी। तो शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आज हमने गुणों को जाना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा गुण क्या होते हैं। और पिछली बार गुण का क्वेश्चन आया भी है, इस बार हो सकता है रीति का पूछ ले, गुण का ही दोबारा पूछ ले, या अलंकार का। मुझे अलंकार की संभावना ज्यादा लगती है। फिर भी गुण और रीति बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से समझ पाओगे। यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी। अभी गुण पढ़ाया, कल की वीडियो में मैं रीति पढ़ाऊंगी, आगे मैं अलंकार पढ़ाऊंगी, करके एक एक पढ़ाऊंगी। 2-3 वीडियो होंगे शिल्प सौंदर्य को समझने में। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसी मेरी कामना है। आइए यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन करें लाइक करके वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि मैंने देखा है कि इस संबंधित मैटर बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है हमको। तो जो बच्चे जिसके हिंदी सेकेंड है उनको अच्छे से अच्छा मैटर इसके द्वारा पहुँच सके उनके पास। चलो, जय हिंद, जय भारत।